नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो आईएएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग क्लास 6 लेवल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज हमारे मूल संविधान का अंग नहीं था और बाद में संविधान संशोधन द्वारा इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया। इसलिए क्या ऐसी आवश्यकता थी, क्यों सरकारों को जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करने पर सोचना पड़ा, और जिसे हम गांव की सरकार कहते हैं या नगरों की शहरों की सरकार कहते हैं, उसका वहां के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो लाभान्वित होते हैं अपनी सरकार को चुन के, और कैसे वहां के लोग स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करते हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिस्क्रिप्ट तौर पर यहाँ पर समझेंगे और आशा करता हूँ कि आपको मूलभूत अवधारणा अच्छे से समझ में आएगी। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोगों को एनसीईआरटी की अवधारणा पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अगर हमें मूलभूत अवधारणा पर हमारी पकड़ रहेगी तो इन प्रश्नों को हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पंचायती राज। इकाई 3 और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज एक बहुत ही विस्तृत चैप्टर है, लेकिन मैं कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका इससे करा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि पंचायती राज हमारे मूल संविधान में नहीं था, यानी मूल संविधान में पंचायती राज का कोई जिक्र नहीं था। 1992 में 73वें संविधान संशोधन से इसे मूल संविधान में शामिल किया गया और उसके बाद इसे राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया और हर वर्ष 24 अप्रैल 2010 से प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देखिए, राज शब्द से जो अभिप्राय है यानी शासन करना, कहीं पर शासन में प्रतिभाग करना, और पंचायती का मतलब पंचायत में, यानी किसी ऐसी जगह पर शासन व्यवस्था की बात को बताया जा रहा है जहां पर लोगों ने या हम कह सकते हैं चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने लोगों के माध्यम से वहाँ पर शासन चलाया हो, और इसे हम लोग पंचायती राज कहते हैं, जिसमें लोग सीधे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल जवाब करते हैं, उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं और उसका निराकरण करने के लिए उनसे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, मैं आपको एक इसका संक्षिप्त विवरण दे देता हूँ कि इस चैप्टर में अभी अभी एक हरदास गाँव नाम का जो है नामक गांव है, जिसमें अभी पंचायत का इलेक्शन समाप्त हुआ है। और इलेक्शन समाप्त होने के बाद जैसा आपको पता है कि आपने प्रायः देखा होगा कि जब विधानसभा का इलेक्शन खत्म होता है तो जो चुने हुए नेता होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, वो कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाते हैं और उसमें जो भी वादे वो अपने घोषणा पत्र में करके आए हैं उन्हें पूरा करने के लिए नियम और कानून बनाते हैं, जिससे जनता को लाभ मिल सके। ऐसे ही सेम गांव का भी प्रशासन काम कर रहा है। गांव में जब चुनाव हो गया है पंचायत का, सरपंच और पंच चुन लिए गए हैं, तो अब उनके द्वारा पंचायत का निर्माण होगा और अपनी बैठक की जाएगी पब्लिक के साथ में उस गांव के, और वहां पर वो डिसीजन लेंगे कि हमें गांव का विकास कैसे करना है और क्या क्या हमने चुनावों में वादे किए थे, उन वादों पर अब हमें प्लान बना करके काम करना होगा। तो उसी को इन शॉर्ट इसमें बताया गया है और पूरे चैप्टर में आपको एक मीटिंग का दृश्य दिखाया गया है। मीटिंग के दृश्य को आप देख के ये समझेंगे कि कैसे गांव वाले अपनी अपनी समस्याओं को चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बताते हैं और फिर उन्हें पंचायत स्तर पर, उसके बाद दूसरा ब्लॉक स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर भेज करके उसका निराकरण प्राप्त करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं, यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब भी मांगते हैं। देखिए, यहाँ पर एक आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जिसमें एक तरफ ग्रामीण लोग खड़े हुए हैं, ग्राम निवासी खड़े हुए हैं, और एक तरफ कुछ चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। आपस में सब लोगों की विचार विमर्श हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो चलिए अब हम आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है, यानी पंचायत का चुनाव जब से संपन्न हुआ है उसके बाद आज ये फर्स्ट मीटिंग है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है, ठीक है ना। अब देखिए, ग्राम सभा एक वर्ड यहाँ पर आया है, तो आपको इसे समझना है कि ग्राम सभा क्या होती है, कैसे मिलके ये बनती है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। ध्यान दीजिएगा,
पहला, उस पंचायत के क्षेत्र में वो व्यक्ति रहता हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि वो वयस्क हो। इसमें सिर्फ एक गांव या इससे ज़्यादा, यानी एक पंचायत एरिया में, एक पंचायत क्षेत्र में केवल एक गांव हो सकता है बहुत बड़ा गांव हो, एक ही हो, और हो सकता है छोटे छोटे कई गांव शामिल हो। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, 18 वर्ष की आयु हो यानी वयस्क हो, ठीक है, 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, प्लस उसी ग्राम सभा का निवासी हो यानी उसी क्षेत्र का रहने वाला हो, और उसका नाम मतदाता सूची में हो और उसे वोट देने का अधिकार हो। अगर इतना अहर्ता जो व्यक्ति पूरा कर सकते हैं, उन सभी व्यक्तियों को सामूहिक रूप से हम ग्राम सभा कहते हैं। क्लियर हो गया है? उन सभी व्यक्तियों को जो ये सारी अर्हता पूरी करते हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, वयस्क हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम है, जो उस क्षेत्र में रह के वोट डाल सकते हैं, यानी जिनके वोट से उन पंचों और सरपंचों का चुनाव हुआ है, उन्हीं सारे लोगों को मिला करके ग्राम सभा बनती है। अब ग्राम सभा की बैठक शुरू हो गई है। अब यहाँ पर सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत होने पर होने वाले खर्च का ब्यौरा देना शुरू किया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, यानी पहले सड़क की बात को उन्होंने डिसाइड किया, यानी कि एक सड़क है जो अप्रोच लिंक मार्ग हमारा है वो टूटा हुआ है, इसको सही कराना है। उसके बाद पानी की समस्या पर डिस्कशन शुरू हो गया। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोला कि हरदास गांव में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। तिजिया जो उस गांव की निवासी होगी, उन्होंने बोला कि भाई पानी की समस्या यहाँ बहुत मूलभूत है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हैंडपंप को जो पानी हैंडपंप दे रहे हैं तो पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो गया है, पानी काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे कि हमें पानी बहुत, हम चलाते रहते हैं हैंडपंप को लेकिन पानी नहीं आता है। औरतों को इसके लिए, अब भाई परेशानी ज़्यादा औरतों को ही है क्योंकि घर का कामकाज उनको ही देखना है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सूरू एक नदी है, वहाँ से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया, उसी गांव के किसी अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि सूरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, यानी भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। अब सही बात है, एक जगह से आप पहले स्टोरेज बनाओगे, फिर पाइप कनेक्ट करोगे, फिर पानी लाओगे, उसको स्टोर करोगे, तो ये कास्टली तो रहेगा ही, महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। देखिए, तत्कालीन हमारी परेशानी दूर हो जाए, इसके लिए ये है कि आप कुओं को वर्तमान में साफ कर लीजिए और हैंडपंप की जो लेवल है, हैंडपंप को रिबोर करा के थोड़ा सा उसके लेवल को और डाउन कर दीजिए, जिससे वो पानी में पहुंच जाए और हमें पानी लेने में आसानी हो। तीजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है उससे ज़्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए, पानी बारिश में जितना भी हमारे ग्राउंड पे आता है, उसमें जितना भी पानी आप ये कह सकते हैं कि नीचे ग्राउंड में चला जाता है, और उससे ज़्यादा, चूँकि आबादी ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा पानी हम ग्राउंड से निकाल के उसे यूज़ कर लेते हैं। डैट मीन्स पानी नीचे ग्राउंड में नहीं है, उसका लेवल धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के उसने संरक्षण का एक तरीका देखा है, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध एवं टिकरियां बनाई थी जिससे पानी को रोका जा सके। सबको अनवर का ये विचार बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। अब देखिए, ग्राम पंचायत वर्ड यहाँ पर आ गया कि ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो अब हम लोग आइए यहाँ पर समझते हैं कि ग्राम पंचायत क्या होती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए और बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों यानी छोटे छोटे क्षेत्रों को हम वार्ड कहते हैं, उसमें बटी हुई होती है और हर वार्ड से, प्रत्येक वार्ड से अपना प्रतिनिधि चुना जाता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत है वो कई खंडों में विभाजित है। हर एक खंड का नाम हम कह सकते हैं कि वो वार्ड है। वार्ड का मतलब एक निश्चित भूभाग, निश्चित क्षेत्र, और उस वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होगा, एक व्यक्ति चुन करके आएगा जिसे हम लोग वार्ड पंच कहते हैं, जिसे आप लोग कॉमन भाषा में या साधारण भाषा में कहें तो वार्ड मेंबर के नाम से आपने इलेक्शन में इनको देखा होगा या सुना होगा।
इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। अब देखिए, सरपंच का मतलब ग्राम प्रधान यानी मुखिया, जिसे अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, इनका भी हम लोग डायरेक्टली चुनाव करते हैं। जब पंचायत इलेक्शन होते हैं तो उसमें हम लोग जब वोट देने के लिए जाते हैं तो हमें 2-3 मत पत्र मिलते हैं, जिनमें हमें पहला अपने गांव के जो वार्ड पंच हैं, जिन्हें हम वार्ड मेंबर कहते हैं, उनके लिए हमें जो है वोटिंग करनी होती है। दूसरा हमें सरपंच यानी मुखिया के लिए वोटिंग करनी होती है, प्रधान के लिए, और तीसरा हमें जिला पंचायत सदस्य के लिए भी वोटिंग करनी होती है। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वो जो वार्ड पंच हैं यानी वार्ड मेंबर हैं वो और जीते हुए मुखिया, इन सबको अगर हम एक साथ मिला दें तो उनको कहा जाता है ग्राम पंचायत। ठीक है ना? यानी वार्ड पंच और मुखिया मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण कितने सालों के लिए करते हैं? कुल 5 सालों के लिए। अब ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है। इसका चुनाव नहीं होता, ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम है बैठक बुलाना और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। अब ग्राम सभा में जब पानी का मुद्दा एक बार बातचीत उस पर हो गई तो अगला मुद्दा ये उठा कि जो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग हैं, बीपीएल लोग, जिन्हें हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको जो है उनकी सूची पर स्वीकृति ले ली जाए। यानी सरकार ने एक योजना बनाई है कि जो व्यक्ति एक निश्चित आय वर्ग की सीमा के नीचे हैं उनको सरकार कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन फ्री में देती है, सिलेंडर देती है, और उन्हें कुछ दवाइयाँ भी मिलती हैं, कई तरीके की योजनाओं का उनको लाभ भी मिलता है, आवास का लाभ मिलता है। तो ऐसे लोग ये माना जाता है कि समाज में काफ़ी पिछड़े हुए हैं और गवर्नमेंट उन्हें अपनी स्कीम के माध्यम से लाभान्वित करती है। लेकिन उसी को ये स्कीम मिलेगी, उसी को इस स्कीम का लाभ मिलेगा जो व्यक्ति इस सूची में दर्ज होगा, जिसका नाम इस सूची में दर्ज होगा। कौन सी सूची में? बीपीएल सूची में। आप लोगों ने सुना होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली सूची में। अब देखिए, सूची पढ़ना शुरू कर दिया गया ग्राम में। जैसे ही गांव में सूची पढ़ना शुरू किया गया तो लोगों के बीच जो है खुसुर फुसुर होने लगी, लोग एक दूसरे से बातचीत करने लगे। नटवर ने, ये देखिए बातचीत हो रही है, ग्रामीण लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सूची पढ़ रहा है, ये व्यक्ति सूची को पढ़ रहा है। नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टीवी खरीदी है और उसके बेटे ने एक मोटरसाइकिल भी ली है। अब देखिए, एक निश्चित आय वर्ग की सीमा के नीचे जो व्यक्ति हैं उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन नटवर के पास रंगीन टेलीविजन है, मोटरसाइकिल है, तो क्या नटवर का नाम इसमें होना चाहिए? इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति पात्र होता है उसका नाम प्रायः सूची में नहीं होता है, और जो व्यक्ति अपात्र है यानी जो सभी सुविधाओं को ले रहा है सरकार के माध्यम से, लेकिन वो उस सुविधा को लेने के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही सारी सुविधाएं मौजूद हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन की सीमा में नहीं आता है। तो उन्होंने नटवर को कहा, हाल ही में रंगीन टेलीविजन लिया है और मोटरसाइकिल भी ले ली है, तो वो गरीबी की रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सही बात है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से कहा, यानी सूरजमल ने नटवर के बारे में कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? दूसरा नाम बिरजू का रहा होगा, तो बिरजू के पास बहुत सारी जमीन है, तो वो भी प्रश्न चिन्ह है कि भाई बिरजू के पास जब जमीन है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन की सूची में कैसे आ गया? ओम प्रकाश एक मजदूर है, इस सूची में उसी का नाम होना चाहिए, उसका तो गुजारा चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सूची में उसका नाम नहीं है। यानी कि ओम प्रकाश नामक एक व्यक्ति है जो मजदूरी करता है, अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता है, उसका नाम होना चाहिए बीपीएल सूची में, लेकिन नाम नहीं है। अब आगे देखते हैं अभी इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं था। सुखी बाई ने कहा कि तुम्हें तो पता है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद्र के दोस्त हैं। अब अमीर चंद्र को कौन कुछ जो है बोल सकता है? अमीर चंद्र पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीनों का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डालना ही चाहिए क्योंकि ओम प्रकाश बहुत ही गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। अब ग्राम सभा की देखिए क्या, ग्राम सभा का क्या काम है? ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। यानी ग्राम सभा की बैठक चल रही है, ग्राम सभा माने वही एडल्ट लोग, 18 साल से ऊपर मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोग, और ग्राम पंचायत माने चुने हुए पंच और मुखिया जो मिलकर के पंचायत का निर्माण करते हैं। दोनों लोगों के बीच में डिस्कशन यानी संवाद चालू है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। अब ग्राम सभा जो है उसमें वही लोग तो हैं जिन्होंने इनको चुना है, जो 18 साल से ऊपर थे या 18 वर्ष के थे, वयस्क थे, तो वो किस पे निगरानी रखते हैं? इन पंचों पर और इन मुखिया जी पर जो इनके वोटों से चुन करके आए हैं। तो दूसरे लोगों ने भी बातचीत के दौरान ये माना कि हाँ भाई ओम प्रकाश बहुत गरीब व्यक्ति है, इसका नाम तो बीपीएल सूची में होना चाहिए।
अब सरपंच ने जब सुना कि 3-4 लोगों का ये मंतव्य है कि वो आदमी जेन्यून है और उसका नाम नहीं है, वो पात्र व्यक्ति है, तो सरपंच जी ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय को हम लोग देखेंगे और अगर सरकार द्वारा तय की गई जो राशि है, धनराशि से वो कम आय अर्जित करता है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो हम उसका नाम सूची में शामिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। अभी हमने थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में जाना है। मैं फिर आपको रिमाइंड कराता हूँ, ग्राम पंचायत का मतलब जो चुने हुए पंच हैं और जो प्रधान हैं वो आपस में कलेक्टिव एक साथ जब बैठते हैं तो वो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, उसी को हम ग्राम पंचायत कहते हैं। नियमित रूप से बैठक करना ग्राम पंचायत का काम है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँवों का विकास करना है और वहाँ पर जो विकास कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको लागू करना है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करके 2 हैंडपंप के बारे में, अब देखिए वही पानी के बारे में चर्चा हो रही है जो हो रही थी। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं, उदाहरण के लिए निर्माण समिति। अब देखिए जो पंच अलग अलग जगहों से चुन करके आए हैं, जिन्हें हम वार्डों का चुना हुआ प्रतिनिधि कह सकते हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं उनके पास होती हैं, क्योंकि लोग उन्हें, ग्राम सभा के लोग उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। तो वो वहाँ पर जब पंचायत का निर्माण होता है तो पंचायत एक समिति भी बनाती है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग समिति बनाती है। इसे हम आगे के जब डिटेल लेक्चर लेंगे पंचायती राज का तो उसमें बहुत ही एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम बना देते हैं आपको कि कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का मतलब कि 4-5 व्यक्ति हैं, वो ये काम पे मॉनिटरिंग करेंगे, 4-5 व्यक्तियों का ग्रुप है वो इन कामों पर मॉनिटरिंग करेगा और सबके ऊपर जो प्रधान मुखिया है वो मॉनिटरिंग करेंगे। और उस कमेटी में कुछ चुने हुए पंच होते हैं और कुछ वहाँ के ग्राम सभा के मेंबर भी होते हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो समितियां बनती हैं उनमें पंचायत के भी कुछ लोग होते हैं और ग्राम सभा के भी कुछ लोग होते हैं, दोनों को मिला के समितियां बनती हैं। ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं कि हरदास गाँव ने पंचायत ने हरदास गाँव के लिए क्या क्या काम किया है। हरदास गाँव की ग्राम सभा ने पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए थे, क्या वे आपको याद हैं? भाई पानी की समस्या के लिए क्या बताया गया था कि हम इस बार के लिए कुओं को साफ करा लें और हैंडपाइप को रिबोर करा लें ताकि उनका स्टेटा थोड़ा नीचे आ जाए, वो पानी को उठाने के लिए काबिल हो जाए। जब हरदास गांव पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। ठीक है ना, ये सभी लोगों की बैठक चल रही है। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंप को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख के लिए कुछ पैसा है, अतः उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था पर वो लोग एग्री हो गए कि ठीक है, फिलहाल के लिए ये काम कर लीजिए, इतना पैसा भी है और हम लोग आगे फिर इस पर परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उनको पता था कि चूंकि अगली बैठक जब फिर होगी तो ग्राम सभा के सदस्य इस पर फिर से हमसे प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने जो है शंका भी जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण अगर हम कर लेते हैं तो पानी के लेवल में कुछ बहुत ज़्यादा विशेष फर्क आ जाएगा। तो सबका आपस में ये निर्णय हुआ कि चलिए इस पर हम लोग खंड विकास अधिकारी महोदय से बात करेंगे। अब ये खंड विकास अधिकारी महोदय कौन है और ये कहाँ बैठते हैं, इनको अभी हम आगे समझेंगे। आप खंड विकास अधिकारी को याद रखिएगा। पंचायत के 3 स्तर होते हैं। देखिए, अब हम आपको खंड विकास अधिकारी से ही संबंधित अभी तक चीज़ें बता रहे हैं। हमने जो आपको वो पंचायत के स्तर पर बताया, अब खंड विकास अधिकारी के स्तर पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा पंचायत है वो 3 लेयर में काम करता है। सबसे पहला लेयर होता है ग्राम सभा पंचायत लेवल पे, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा लेयर होता है वहाँ पर उस स्थान पर जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। ब्लॉक का मतलब बहुत सारी ग्राम पंचायतें जिस एक एरिया के अंडर में रहती हैं और जो उनका कमांडिंग ऑफिसर होता है, यानी जो सभी उस एरिया में आने वाली, उस ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनका जो निरीक्षण का अधिकारी होता है या जो उनको विकास से संबंधित योजनाओं को फॉरवर्ड करने वाला अधिकारी होता है, उसको हम कहते हैं खंड विकास अधिकारी। वो ब्लॉक लेवल पे होता है, जिसे हम BDO भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके बाद तीसरा स्तर है जिला पर। जिले पर हम पढ़ेंगे कि जिला पंचायत या फिर जिला परिषद का गठन किया जाता है।
जब निर्णय, आपने सुना कि निर्णय को रजिस्टर में सचिव साहब ने नोट कर लिया, उस निर्णय को भेज दिया जाता है ब्लॉक लेवल पे, और ब्लॉक लेवल से उसको भेज दिया जाता है आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला लेवल पर, और जिला लेवल से उसके लिए शासन को भेज के बजट वगैरह ले करके फिर जो है, या कभी कभी बजट उनके भी पास अगर उपलब्ध है तो उसको फिर उसी स्टेप में, जिस स्टेप से नीचे से फाइल आई थी उसी स्टेप में डाउन करके और पैसे को भेज करके विकास के काम को या योजनाओं के काम को सुनिश्चित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। आपने पढ़ा ही, क्योंकि लोग ही पंचों को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, तो वो ही डायरेक्ट उन्हीं के रूप में, क्योंकि उन्हीं का व्यक्ति प्रतिनिधि है, तो वही शासन अपने ऊपर कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला स्तर ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। देखिए, सरकार चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि चुनी हुई सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है। वैसे ही जो ग्राम पंचायत है, अब देखिए यहाँ भी क्लियर हो रहा है, ग्राम पंचायत माने चुनी हुई सरकार। चुनी हुई सरकार का मतलब जो पंच यानी वार्ड के मेंबर और जो मुखिया, इनसे मिलकर के जो पंचायत बन रही है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। और ग्राम पंचायत किसके लिए जवाबदेह है? ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा में जो 18 साल से ऊपर वयस्क मतदाता हैं, जिन्होंने मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण किया है, उसका चुनाव किया है, ठीक है ना, तो उनके प्रति जवाबदेह है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर भी होती है। पहली भागीदारी कहाँ हो गई? हमारी पंचायत स्तर पर। ग्राम सभा का जो ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है वो विकास खंड का स्तर है, जिसे हमने अभी आपको बताया ब्लॉक लेवल का। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है ना। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, ये भी हमने आपको बताया कि वो जो ब्लॉक है उसके अंडर में आने वाली सभी ग्राम पंचायतों को गवर्न करता है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत यानी कि जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाता है। अब देखिए, किसी एक जिले में कई ब्लॉक हो सकते हैं। अगर मैं एक छोटे से अपने गोंडा डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण दूं तो हमारे गोंडा डिस्ट्रिक्ट में 16 ब्लॉक हैं, और 16 ब्लॉक को गवर्न कौन कर रहा है? एक जिला स्तर की कमेटी। तो जिला स्तर की कमेटी का क्या नाम है? जिला पंचायत या जिला परिषद। यानी ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक लेवल पे, जिसे हमने विकास खंड कह दिया है, और विकास खंड के बाद हमारा आता है जिले के स्तर पर सारी कार्रवाई। तो पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। यानी नीचे से योजना आई, ब्लॉक पर आई, ब्लॉक वालों ने फॉरवर्ड किया जिले पर, जिले वालों ने उसके लिए पैसा रिलीज किया, और सारा काम जो भी योजनाएं आई थी, जो भी प्रपोजल आए थे, उनको मानते हुए उसके संबंध में बजट रिलीज कर दिया और काम को करवाने का काम किया। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए जाते हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। अब देखिए, कनेक्ट करके पढ़ना है। हमने आपको बताया कि पंचायती राज मूल संविधान में नहीं था। कई बार ऑनलाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पंचायती राज मूल संविधान का हिस्सा था, तो आंसर होगा नहीं। ये संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन करके अभी मैंने बताया है, आप इसे कमेंट में लिखिए। देखिए, याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। तो अब हुआ क्या कि जब संविधान में इसको शामिल कर दिया गया, और शामिल करने के बाद सभी राज्यों को कहा गया कि इनके संबंधित आप अपने यहाँ कानून बनाइए, नियम बनाइए, तो सब राज्यों ने जो कानून बनाए वो लगभग एक जैसे हैं, वो थोड़े बहुत चेंज उनमें हो सकते हैं। चेंज क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अलग अलग जगह का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके अनुसार उनकी कुछ अलग परेशानियां या ज़रूरतें हो सकती हैं, जिसको शामिल करने के लिए, जिसको पूर्ति करने के लिए वहाँ कुछ अलग नियम बनाए गए होंगे, लेकिन नियम वही हैं जैसा कि पंचायत ने मतलब संविधान में बताया गया है, ठीक है ना। तो अपनी आवाज़, चूंकि अलग अलग लोगों की परेशानियां अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो अब देखिए, ये अभ्यास का प्रश्न है। इसमें मैंने आपको पहले ही कहा है लेक्चरों में कि आप इसे लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। पर डे एक क्वेश्चन आंसर आप जो है लिखिए, ठीक है। और पीडीएफ को पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए, और प्लीज़ इसे शेयर करिए ताकि जो भी लोग नीडी हैं, जो भी लोग घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट की अच्छी क्लैरिटी मिल सके। और मैं आशा करता हूं कि मैं जो भी डिस्कशन आपके साथ करता हूं वो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।